नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, जो पिछले एपिसोडों में इसका जिक्र किया गया था कि हमारे समाज में कुछ कट्टरवादी या कुछ सामंतशाही कट्टरवादी सोच के लोग हैं और वो खास करके भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी में ही पाए जाते हैं और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन में तो नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी में मिलते हैं, जो कि अपने ही भारतीय भाई बहन को एक सम्मानजनक शब्द से उनको सम्मान देने के पक्ष में नहीं है। ये बहुत हमको विशेष रूप से दुख देता है। इसी देश में रहने वाले और हर एक नागरिक को इस देश के संविधान ने और संविधान को हमारे जो है परम राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त और इतने बड़े महान विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसी तरह से परम राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी एवं महान विद्वान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब आदि महापुरुषों ने, आदि महान आत्माओं ने भारत का संविधान बनाकर प्रत्येक नागरिक को सम्मान दिया है। सबको समान रूप से जो है वो मौलिक अधिकार दिए हैं। लेकिन ये कट्टरवादी माने सामंतशाही कट्टरवादी सोच के लोग माने उनके सम्मान देने के बाद भी ये उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि ये पंचर पुत्र हैं, ये जिहादी हैं। देखिए, इसको दो एपिसोडों में कहा गया, लेकिन ये हमको चूँकि इतना आहत करता है, मैं अपने भारतीय भाई बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको चमार लाने डिकाने, ये इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ना होगा। जड़ से कैसे उखाड़ा जाता है वो हमारे महान राष्ट्रवादी दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ हमारे श्री चाणक्य जी ने उसको कैसे जड़ से समाप्त किया था, यह आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कुछ की जड़ में मट्ठा डाला ताकि फिर कुछ दोबारा से उग न सके। उसी प्रकार इस तरह की जो जहर फैलाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी जड़ से उखाड़ना होगा। हमारे उन्हीं
राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ और हमारे दार्शनिक चाणक्य की प्रतिज्ञा लेकर, तो बहुत आहत करता है। और इसको भी जातिवाद की तरह इस समाज का कोढ़ मानिए, इस भारतीय समाज का अभिशाप मानिए, और इस तरह के सामंतशाही कट्टरवादी सोच को बिल्कुल स्मैश कर दीजिए, अंग्रेजी में स्मैश करते हैं, ध्वस्त कर दीजिए। और उसके लिए सबसे बड़ा अस्त्र कौन है? भारतीयता। सभी लोग भारतीय हैं। ये समझ जाइए कि भारतीयता का अस्त्र कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। तो वो उदाहरण मैंने बताया था कि जब हमारे बेटे की शादी थी, 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब आप बेटे की शादी उदी करते हैं तो भतवान एक कार्यक्रम होता है। भतवान से मतलब कि गांव गिराज के लोगों को खाना वाना खिलाना। तो मैं वहाँ पहुँचा और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गांव में तो बड़ा गुटबाजी रहती है, भेद विभेद रहता है गांव में। जब मैं गांव के लोगों को इकट्ठा किया तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि साहब देखिए साहब, अब यदि आप इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, और यदि आप उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे, और यदि आप हमको बुलाना चाहते हैं तो कम से कम इनको मत बुलाइएगा। इस तरह की बातें तमाम वहाँ पर उठने लगी। हमने उन सभी से स्पष्ट किया ये खुशी का मौका है, सभी में ये खुशी बांटनी है, सबको शरीक होना है। तो हम तो सभी को बुलाएंगे, सभी को आदर के साथ, सम्मान के साथ सभी को बुलाएंगे और सभी को निमंत्रण देंगे बराबरी के आधार पर। ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे सम्मान और आदर और बराबरी के इस निमंत्रण को किस रूप में लेते हैं, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो बराबरी के आधार पर उनको ससम्मान आदर के साथ आमंत्रित करेंगे। तो बोले कि साहब ठीक है साहब, देख लीजिएगा सर। मतलब उनका मतलब था कि इसको ये संभाल पाएंगे ही नहीं। मतलब इसी व्यंग्यात्मक भाव से उन्होंने ये उत्तर दिया। तो एक ने कहा साहब एक समस्या इससे भी विकराल है। मैंने पूछा वो क्या है भाई? तो उन्होंने कहा साहब ये जो हरिजन चमार होते हैं वो खाना खाने के बाद पत्तल नहीं उठाते हैं। तो मैंने कहा कि एक तो इन शब्दों को त्यागिए, वो अपने ही भाई हैं और इस देश के सम्मानीय नागरिक हैं और अपने भारतीय भाई हैं। तो इन शब्दों को सदा के लिए हमेशा के लिए आपको त्यागना होगा। मैंने उसी वक्त लोगों को चेतावनी भी दिया। देखिए हम चेतावनी भी देते हैं और समझाते भी हैं दोनों। तो मैंने कि आइंदा से कम मेरे सामने और मेरे सामने ही नहीं बल्कि इसको कहीं भी देखिए तो मैंने इसको हर तरह से इससे प्रवृत्ति को हतोत्साहित करिए, डिस्करेज करिए। ये मैंने वहीं पर बताया था। तो मैंने कहा इन शब्दों को त्यागिए। अब रही बात है कि उनकी पत्तल उठाने वाली बात, तो हमने कहा देखिए जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे अतिथि हैं। हमारे महापुरुषों ने हमको ये सिखाया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवता ईश्वर के समान होता है, उसका हर तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। तो यदि पत्तल उठाने की भी बात आती है तो पत्तल भी उठाया जाएगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि एक बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए
यदि कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। तो इस संदेह को जो है बाहर कर लीजिए। तो उसको भी लोगों ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि ठीक है सर, देख लीजिएगा। तो फिर वो दिन आया, मैंने चूँकि सबको बुलाया था, और वो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन भी आए, तो दूर ही खड़े थे। तो मैंने कि भाई आप दूर क्यों खड़े हैं, यहाँ ये खाट पर बैठिए, ये स्थान, ये आसन आपके लिए है। जब मैं उन लोगों को खाट पर बिठाया तो वही सामंतशाही सोच के लोग बहुत आश्चर्य से, और या कुछ क्रोध भी हो सकता है उनका, उनको तरेर रहे थे आंखों से कि ये साहब बाहर से आए हैं और कौन सा ये नया नियम चला रहे हैं। तो खैर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो उस दृष्टिकोण का एक नज़ारा, एक परिदृश्य, एक सिनारियो उसमें देखने को मिला। और फिर वो क्षण भी आया कि जब हमारे वो भारतीय भाई बहन खाने बैठे, और फिर उसके बाद कुछ खा के उठ गए थे, पत्तल पड़ा था, और काफ़ी लोग जो है तमाशा देख रहे थे। और हमने भी मुश्किल से यानी 2-4 मिनट 5 मिनट में हमने भी देखा, और फिर हम बगैर किसी को देखे हम अपना पत्तल उठाने लगे। तब जाके कह रहे सर आप क्यों उठाते हैं? मैंने कहा नहीं, जब आपका विचार, आपकी आत्मा यह इसकी अनुमति नहीं देती है, गवाही नहीं करती है, तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप पत्तल उठाएं। कह रहे नहीं सर, नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कि यदि आपको ऐसा करने में खुशी होती हो तभी आप शरीक होइए। कहने नहीं सर, बिल्कुल कोई मेरे मन में कोई बाधा नहीं है। तो लोग शामिल होते गए। तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं द आइस हार्ड, यानी इस तरह की जो दिमागी बर्फ है वो पिघली, लोग शामिल हुए। तो इसमें इस तरह का एक नैतिक साहस दिखाने की आवश्यकता है। तमाम बुराइयां हैं जो कि हमारे भारतीय समाज में भारतीयता की एकता में बहुत बड़ी बाधक है। हम इस पर बहुत चिंतित हैं कि इस तरह का संबोधन हमारे भारतीय भाई बहनों को कोई पंचायत पुत्र कहे, कोई जिहादी कहे, किसी हमारे भारतीय भाई बहन को कोई चमार कहे, इस तरह की प्रवृत्तियों को ध्वस्त करना है, ये आप सभी लोग अपने मन में ठानिए। और उसी प्रकार और भी होगा। कुछ अनुभव आपको और बताते हैं, और पिछले कई एपिसोडों में मैंने बताया भी था, लेकिन अब चूँकि इस तरह की बातें आती हैं तो इसको बार बार बताना आवश्यक होता है। कि एक बार हम अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ किसी देहात में जा रहे थे, तो जो प्रवृत्ति होती है कि अरे साहब ये इलाका या हाथी वालों का है, ये इलाका साइकिल वालों का है। तो हमने उनको समझाया कि भाई कोई हाथी साइकिल मत कहिए, सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनकी कुछ विचारधारा होगी, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है सबके आगे अपनी बात रखना, सबको समझाना, सबको साथ में लेना, और भारतीयता के सूत्र में सबको बांधना, कोई अपवाद नहीं। तो हमारे एक पदाधिकारी थे समरनाथ यादव, वो पेशे से वकील थे। तो मैंने कहा वकील साहब आपने यहाँ किसी को फ़ोन किया है, गाड़ी रुकी जाए? तो बोले कि सर फ़ोन तो नहीं किया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, यदि आपने फ़ोन नहीं भी किया है तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो वो गाड़ी रोकते ही एक सज्जन जो है अरे हम लोगों के बगैर मैंने कुछ कहे ही वो अपना बड़बड़ शुरू कर दिए कि देखिए ये हम लोग हाथी वाले हैं, ये हाथियों का समाज है और हम लोग मायावती को ही वोट देते हैं, अपना उसको शुरू कर दिए। तो हम लोग शांति से उनकी बात सुन रहे थे। तो जब वो बोलना बंद किए, जब शांत हुए, तो मैंने कहा कि सबको कहा कि नहीं ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यदि आपकी विचारधारा मैंने हाथी को देने की है तो हाथी दी और उचित भी है, जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं। तो एक निकारे नहीं सब ऐसे ही है, ये बकता रहता है। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, हम सभी को इनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो अच्छा, वो कह रहे थे कि अब वो जो बोल रहे थे इस तरह से, कह रहे कि आप लोग वोट वाले हैं, फलाने हैं, हम लोग तो हाथी वाले हैं, फलाने का, तो तमाम इस तरह की बातें। तो हम लोगों ने ज़रा भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ऐसा परिवेश होगा। तो आखिर में मैंने ये कहा कि देखिए भाई, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ और मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इतनी मार्मिक बात जो मैंने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कह रहे साहब क्या बात करते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। तो जब हम लोग बैठ गए तो हमने कहा कि पानी मिल सकता है, एक गिलास पानी मिल सकता है। देखिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये दिल को छू जाती है। तो उन्होंने कहा साहब पानी क्या, आप मतलब कि मीठा भी लीजिए। मैंने कहा सब कुछ लेंगे, लेकिन आज के दिन पानी पिलाइए। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे वो भाई साहब बोल के गए, अच्छा बोल के वो चले भी गए थे, तो भाई साहब जो वो बोल रहे थे तो सही कह रहे थे। कोई हर कोई विचारधारा का एक उसका अनुयायी होता है, लेकिन हाँ आपको चूँकि वक्त कम है, हमको और जगहों पर जाना है, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब को आप लोग अपना भगवान मानते होंगे, खुदा मानते होंगे, ये भी सही है, लेकिन वो भगवान खुदा सिर्फ समाज के एक हिस्से की खुदा हैं, यही हमको तकलीफ़ देती है। वो इतने महान विचार के थे, इतनी महान आत्मा के थे, उनके विचार इतने व्यापक थे कि पूरा देश उनको खुदा माने और उनके विचारों की इज्जत और उनकी इज्जत करे, हमारा यही प्रयास है। तो बोले कि नहीं सर आप सही करें। और मैंने कहा कि इसके लिए सिर्फ वैचारिक जो कुनबा है उससे बाहर आपको आना होगा और सबको इज्जत देनी होगी। तो मैंने बताया कि बाबा साहब के पहले एक हमारे बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत ही राष्ट्रवादी और बेबाकी से बात करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद थे। और मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में कई मायनों में समानताएं थी। ये बात मैं वहाँ बोल के आया था और यही देश नहीं जानता है। विचित्रता इस बात की है और दुख भी इस बात का है कि जिस तरह की राजनीति सब चला रहे हैं इस देश में, कुछ कहते हैं कि साहब ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ कुछ वर्ग के लिए काम करते हैं और उन्हीं के नेता हैं। इसका असर ये होता है। और इस तरह की राजनीति यानी कौन चला रहा है, ये मायावती। तो होता क्या है कि बाकी जो हिस्सा है हमारे भारतीय समाज का, वो इसी मानसिक कुंठा में ग्रसित होता है। वो कहता है कि भाई वो तो सिर्फ वो शेड्यूल कास्टों के नेता हैं। इसलिए इस तरह के विचारों का असर यह होता है कि जिस सम्मान के अधिकारी हैं, जो सम्मान पूरा देश उनको देना चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, भुनाने वाले सभी हैं। जब भी उनकी जयंती आती है, इस सपा के भी नेता, भाजपा के भी नेता, कांग्रेसी तो खैर हैं ही, इसमें भुनाते नाम सभी हैं, लेकिन दिल से सम्मान देने के लिए शायद ये सब तैयार नहीं है। ये भी एक हकीकत है। भारतीय हम ताकत दल चाहता है कि पूरे देश के लोग हृदय से, दिल से उनको वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। और इसमें जो मायावती जो पॉलिसी चला रही है, सबसे बड़ी बात है वो इस तरह से उनको दिखाती है ये सिर्फ इन्हीं के नेता है। ये गलत है। पूरे देश के नेता थे, उनकी चिंता पूरे देश के लिए थी और उनकी चिंता पूरे भारतीय समाज के लिए थी।
यही बात सबको समझानी है। सिर्फ वो किसी खास वर्ग की चिंता नहीं करते थे, पूरे देश की चिंता करते थे। उनका कहना बस यही था कि हमारे भारतीय समाज में एक तबके के साथ थोड़े समय तक नहीं, एक आध वर्ष नहीं, हजारों साल तक लगातार उनके साथ अन्याय हुआ, एक सुनियोजित अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है, आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक भी, और कहीं कहीं इज्जत का। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बदला नहीं लेना है, लेकिन पूरे भारतीय समाज का ये दायित्व बनता है कि उस तबके को जो चोट लगी है, जो घाव लगा है, उस पर मरहम लगाए, और ये मरहम कौन सा होगा, कैसे होगा, ये भारतीय समाज ही तय करेगा। और उन्होंने कभी भी आरक्षण की वकालत नहीं की थी, ये सभी लोग जान लीजिए। आरक्षण यही षड्यंत्र है इन जेएनपीसी वालों का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों का। तो उसमें बताया गया कि भाई, मैंने बताया कि ये हमारे दो महापुरुष, महान आत्माएं स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब में कई समानताएं हैं। हालांकि उन समानताओं का विवरण पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है। तो एक तो समानता ये थी कि बौद्धिक तीक्ष्णता यानी शार्पनेस ऑफ माइंड, जैसे स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा जाता था कि कोई भी पुस्तक, कोई भी मोटी मोटी पुस्तक आप उनको दे दीजिए, वो आधे एक घंटे में उसको पढ़ करके समाप्त कर देते थे स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ पढ़ ही नहीं थे लेते, उसको कंठस्थ भी कर लेते थे, याद भी कर लेते थे। और सिर्फ कंठस्थ ही नहीं कर लेते थे, समझ भी जाते थे। तीनों चीज़, पढ़ जाना, कंठस्थ भी कर लेना, समझ भी जाना, तीनों कम से कम समझ एक आध घंटे में। यही योग्यता, यही शार्पनेस ऑफ माइंड हमारे बाबा साहब ने दी। मोटा से मोटा दस्तावेज हो, बहुत कम समय में उसको पढ़ जाना, उसको समझ जाना और उसको याद भी कर लेना। ये समानता हमारे दोनों महापुरुषों में थी। और मानवता की इज्जत, मानव समाज की इज्जत कैसे करनी चाहिए, इस पर वो लोग बहुत स्पष्ट थे। और जब भी मौका मिलता था, इस पर बल देने से कभी नहीं चूकते थे ये दोनों महापुरुष। कुछ उनके वक्तव्य पहले भी बताए गए हैं और इस समय भी बताया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं वो स्वामी विवेकानंद? कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म जो है वो हिंदुत्व है, लेकिन फिर भी उनकी फ़ोटो चिपका करके उनको इस संकीर्णता में घसीटने की तमाम कट्टरवादी करते रहते हैं कि वो कहते थे कि उनका धर्म हिंदुत्व है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदुत्व है। उन्होंने कहा था, यही कहा था कि जो मनुष्य है उसकी सेवा करना ही उनका धर्म, बस ये धर्म है। इतने महान ख्याल हमारे स्वामी जी के थे। और उसी प्रकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार जरा आप लोग सुने। वो कहते थे कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में
साधें और मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करें। हमको धर्म मंजूर नहीं है। हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करें। ये था उनका बात स्पष्ट, मानवता को इज्जत देने का धर्म। उनका धर्म की यदि उपयोगिता है तो वो मानवता की इज्जत करे, मानवता की सेवा करे। ये उसका था। और कई लोग उनको आरोप लगाते हैं कि वो हमारे देश के जो है विद्वानों का अपमान करते हैं। बिल्कुल नहीं। खैर देखिए, बाबा साहब पर ये बात कही जाएगी तो कई वीडियो वो माने वो चाहिए उनके लिए, लेकिन थोड़ा ये बताना चाहते हैं। जो आरोप लगाते हैं ना कि बाबा साहब यहाँ के विद्वानों का हमारे हम विश्व गुरु रहे हैं, वो अपमान करते हैं। बिल्कुल नहीं। उनकी चेतावनी को पूरे देश को जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। ये कहा उन्होंने। हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अब यही लेकिन जो शब्द है इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उन सभी विद्वानों के साथ कुछ अपवादों को ही छोड़ करके समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से वो ईमानदार नहीं रहा। ये समस्या, ये चेतावनी है उनकी, बौद्धिक ईमानदारी। आज जो दौर चल रहा है, बौद्धिक ईमानदारी की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, बहुत बड़ा संकट है। खास करके हमारा जो बौद्धिक वर्ग है। अब देखिए बाबा साहब की ये चेतावनी कितनी सार्थक है और कितनी जो है वो प्रासंगिक है। जरा इसको आप देखें कि जो बौद्धिक वर्ग है, बौद्धिक वर्ग में हमारा ये जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी आती है, IAS, IPS, सचिव, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, तो ये ब्यूरोक्रेसी। और न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो लोग, मीडिया, और जो अगर बौद्धिक वर्ग में जो शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियंस, ये पूरा जो ये तबका है बौद्धिक वर्ग का, उन्हीं के लिए। तो उन्हीं के लिए उन्होंने कहा कि बौद्धिक ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस तबके में बौद्धिक ईमानदारी की बहुत बड़ा संकट है। उदाहरण के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत रट्टा मारा, UPSC को क्वालिफाई कर लिया, IAS भी हो गए, सचिव भी हो गए। बौद्धिक ईमानदारी के अभाव में या बौद्धिक बेईमानी के चलते यह उन्हीं भ्रष्ट नेताओं के गुलामी करके या उनके साथ मिल करके देश के खजानों पर अरबों अरबों का ये चाकू चलाते हैं। क्यों? उनमें बौद्धिक ईमानदारी की बहुत बड़ी कमी रहती है। ये चेतावनी किसकी है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आज बौद्धिक ईमानदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बौद्धिक वर्ग, और यही बात बौद्धिक वर्ग को समझाने की आवश्यकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उस चेतावनी को, उस रास्ते को, उनके उस आदर्श को सच्चे अर्थों में समझने की आवश्यकता है और उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बाबा साहब बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, लेकिन मायावती उनको उल्टा पेश करती है। वो एक बार बोले थे
कि हमारे सामने कोई राष्ट्रहित की बात आ जाए तो मैं जो ये अभियान चला रहा हूँ अपने उस तबके के उत्थान के लिए, इस अभियान को थोड़े वक्त के लिए मैं रोक दूंगा और मैं देश को देखूंगा, और फिर जब वो समस्या देश की हल हो जाएगी तो मैं फिर इसी अभियान में लग जाऊंगा जो मैं इस तबके के उत्थान के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मायावती एक बार झूठ बोली थी कि बाबा साहब ने ये कहा था कि यदि देश की भी समस्या आ जाए तो मैं देश को छोड़ दूंगा और मैं इस अभियान को छोड़ूंगा नहीं, और देश की समस्या मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से पेश करती है वो मायावती, ये बहुत ही गलत है। और देश को जानना चाहिए कि जिस समय ये खुराफात, ये गद्दार नेहरू कर रहा था अपने संविधान में धारा 370 और 35 से का फ्रॉड मैंने क्या छल कर रहा था, तो ये नेहरू जो है उस शेख अब्दुल्ला को भेजा था बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने वो पढ़ते ही भांप गए और उन्होंने एक बात बोला था कि अच्छा तुम खाओगे भारत का और भारत के साथ ही गद्दारी करोगे। ये बात शेख अब्दुल्ला को बोले थे वो हमारे बाबा साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के साथ इसमें बिल्कुल विश्वासघात नहीं कर सकता, और उन्होंने इस धारा 370 पर और 35 से जो तमगा लूटती है ना ये बीजेपी की, हमने हटा दिया, उस पर उन्होंने बाबा साहब ने उस शेख अब्दुल्ला को भगा दिया था। इसको नहीं बताती हम, इसको बीजेपी नहीं बताती है। तो बाबा साहब बिल्कुल कट्टर राष्ट्रवादी थे वो। यहाँ देश हित की बात आ जाए, बाकी जो प्रयास कर रहे थे उसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ करके देश को सबसे पहले बोलते थे, देश हित। तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, इसीलिए भारतीय जनता दल जब भी वो बैनर बनाता है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, इसके बाद तीसरा नंबर इन्हीं का रहता है। और भारतीय जनता दल बिल्कुल इनको सम्मान देना चाहता है, और उस सम्मान के जरिए पूरे देश में संदेश देना चाहता है कि पूरा देश भी उनको सम्मानित करे। तो जो क्रम बनाया गया है, जो बैनर पर भारतीय जनता दल के सबसे पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, तीसरे स्थान पर हमारे बाबा साहब हैं, चौथे स्थान पर हमारे वो चंद्रशेखर आज़ाद, पांचवें पर हमारे अशफाकुल्ला जी, ऐसे करके, और रानी गडली इत्यादि। तो अब चूँकि बाबा साहब पर ये कहा जाए तो मैंने कई एपिसोड चाहिए, और उसी प्रकार हमारे विद्वान थे हमारे स्वामी विवेकानंद। लेकिन दुख की बात है कि हमारे उस तबके में जो कि उनको खुदा मानता है, हमारा भारतीय समाज का वो तबका जो बाबा साहब को काफ़ी ईश्वर और खुदा की दर्जा देता है, वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद को वो सम्मान नहीं दे पाता, और ठीक उसी का वाइस वर्सा कि उस तबके को छोड़ करके बाकी जो तबका है वो बाबा साहब को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं देता है, सिर्फ स्वामी जी को देता है। ये गलत है। देश को चाहिए कि दिल से, मन से इन दोनों महापुरुषों को समान रूप से इज्जत दे, तभी जो है भारतीयता में, भारतीय एकता में को काफ़ी बल मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक समाचार मिला है कि वो जब ये भारतीय जनता दल का इस तरह से प्रचार, इस तरह से निवेदन, ये हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला जी इत्यादि ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अपना सर्वस्व न्यौछावर और खुशी सहर्ष भारत माता की बलिवेदी पर जो न्यौछावर किया,
इसी से हमको हम सभी को इस देश को आज़ादी मिली। इन कांग्रेसी दलाल और मुखबिरों के कारण नहीं मिली, ये देश जानता है। लेकिन एक कांग्रेसी चमचा कहते हुए ये सुना गया है, वो ये कह रहा है कि आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, ये बिला वजह जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला और भगत सिंह आकर के इसमें टांग अड़ा रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज़ादी की असली लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। भारतीय जनता दल पूरे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से बिल्कुल कहना चाहता है कि इन गद्दारों को बेनकाब करिए कि ये इन्होंने कभी भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। इस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा इसी मकसद से कराई थी कि सिर्फ मुखौटा पहने रहेंगे कि आज़ादी की जंग का, आज़ादी की लड़ाई का, लेकिन असली इनका रोल, इनकी भूमिका और इनकी जो एजेंसी थी इनकी, वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो इन सबों ने, इन जेएनपीसी वालों ने जो अपने चाटुकार इतिहासकारों से जो आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखवाया है, वह भी इस तथ्य को मैंने पूरी तरह ढक नहीं पाया है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि कांग्रेस पर इस तरह का तोहमत, इस तरह का एलिगेशन, इस तरह का आरोप लगता था कि वो अंग्रेज सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो सेफ्टी वाल्व बोल करके एक मुलम्मेदार, एक सफिस्टिकेटेड वर्ड के द्वारा उनके पाप को ढकने की कोशिश थी जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा। तो उसी से ये हकीकत बिल्कुल साफ झलकती है कि जिस मकसद के लिए अंग्रेज़ों ने, जिस मकसद से अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा उस कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, वो मकसद यही था कि ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिरी और दलाली करेंगे, मुखौटा पहने रहेंगे आज़ादी की लड़ाई का। ये धोखा था और इसको वर्णन जो है करने में यानी कई एपिसोड लगेगा, लेकिन ये भारतीय जनता दल बताएगा। 1857 की जो लड़ाई थी वह हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा, बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ी मिसाल। ये गद्दार जेएनपीसी वाले 18 और उनके इतिहासकार 1857 की लड़ाई को माने जहाँ तक हो सकता है उसके महत्व को हर वक्त जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। उनके तर्कों का नमूना अभी वो बोलते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था, तो ये स्थानीय था, करीब है। उनका मतलब है कि राष्ट्रीयता तो तभी आई जबकि 1885 में कांग्रेस बनी। ये झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में इन्होंने बड़ी महारत हासिल की है और हमारे देश का बड़ा नुकसान किया है। मैंने बताया ना कि झूठ और अफवाह का सबसे बड़ा शिकार हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों को समाज रहा है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता दल अब करा कि अब इनके झूठ अफवाह का शिकार बिल्कुल मत बनिए। तो अंग्रेज़ों ने 1857 की लड़ाई थी। अच्छा, और अंग्रेज उसको लड़ाई नहीं बोलते थे बगावत। और ये इतिहासकार वाले भी बोलते हैं उसी की भाषा, बगावत, म्यूटिनी कहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता से जब डर गए, हालांकि उन्होंने कुचल दिया था उस आंदोलन को 1857 वाले को, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत बड़ी देश के लिए मिसाल बन गई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बराबर ये षड्यंत्र उनका चलता रहा। उस षड्यंत्र की पहली खेप जो है ये अंग्रेज़ों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पहला जो है उस षड्यंत्र की पहली खेप, पहला इंस्टॉलमेंट। तो वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है और मतलब 1909 वाला, उसमें
मुस्लिम के लिए एक अलग मतदाता मंडल इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, उसको इन देशद्रोही देश के गद्दार इन कांग्रेसियों ने तुरंत मान लिया। वहीं से पाकिस्तान बनने की नींव जो है इन सबों ने डाला। यही गांधी तो खैर गांधी तो 1915 के बाद में आया, लेकिन जो भी कांग्रेस रही, कितने बड़े ये देश के गद्दार हैं और कितने बड़े ये हैं। और भी बातें बतानी है। और सुना है कि कोई तो ये चीज़ जो वो कांग्रेसी चमचा कर रहा था कि ये लोग झूठ मूठ में अपनी जान दे रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके अपनी जान दे रहे थे, और अपनी वाहवाही लूटने के लिए हम आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। ये उनको बिल्कुल ये आईना दिखाने की ज़रूरत है कि ये आईना जो है, ताकि तो अपने काले चेहरे के देखो, गद्दारी के काले चेहरे के देखो, और कम से कम हमारे इन अमर शहीदों को अपमानित मत करो। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उनको अच्छी तरह से जान लें कि इन कांग्रेसी गद्दारों को ठीक से समझें। ये बातें जो है बीजेपी वाले कभी भी इसे जेएनपीसी को बेनकाब नहीं करती है। ये जो चूँकि आरएसएस से गवर्नर, ये जो बीजेपी है या मोदी महोदय हैं, आरएसएस से वो निर्देशित होते हैं। आरएसएस का ये निर्देश है कि इस कांग्रेस को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ये आरएसएस किसी जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कटपा है। तो उसकी नीति है कि इस बीजेपी को भी और इसे जेएनपीसी माने कांग्रेस को जिंदा रखना है। एक को एक समय मोटा, एक दूसरे को पतला, और वाइस वर्सा। 60-65 सालों तक जो है वो कांग्रेस को मोटा रखा, बीजेपी को पतला रखा। अब इधर 6-7 साल से बीजेपी को मोटा और कांग्रेस को पतला, लेकिन किसी को ख़त्म नहीं करना है। ये आरएसएस का यही तो षड्यंत्र है, धोखा है बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का देश के साथ। इसीलिए तो देश त्रस्त है इस जेएनपीसी के षड्यंत्र से, उसकी गद्दारी से। लेकिन ये देश के सामने कभी भी गद्दार की तरह जो है वो पेश, गद्दार की तरह मन बेनकाब न हो। ये बराबर ये षड्यंत्र जो है बीजेपी वाले करते रहते हैं। दूसरा ये सुनने में आया कि कोई एक उदित राज करके नेता है इस जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार जानलाल छोकड़ी का, उसके विषय में कोई कह रहा था, और शायद वो कह रहा था कि वो कह रहा है कि ये जितने कोरोना से मर रहे हैं वो बीजेपी के ही समर्थक हैं, इसलिए ये मर रहे हैं तो हमको खुशी है। ये मन का, हमारे देश के लोग जान गंवा रहे हैं, जो जान दे रहे हैं उसको एक जेएनपीसी का नेता कह रहा है कि ये मर रहे हैं तो खुशी है। ये इनके मन में जहर रहता है। कभी कहते हैं कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, जिनके बूते पर इन्होंने सत्ता का सुख भोगा 60-65 साल तक, ये गटर में रहें तो गटर में ही पड़े रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं। एक कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, होता ना। तो ये जहर है, लोग मर रहे हैं, उसको ये जेएनपीसी का नेता कह रहा है कि ये मर रहे हैं तो उनको खुशी है क्योंकि ये बीजेपी के समर्थक। उसको जरा भी मैंने अब बताइए, ये कभी राष्ट्रवाद की बात करती है ये जेएनपीसी, और यही उसका मैंने अब क्या कहते हैं विचारधारा है, क्या है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तो मेरे पास है, यही है कि लोगों को मरने पर जब उसको खुशी होती होगी। और ये बात जब
देश विभाजित हुआ, 25 से 30 लाख लोगों हमारे भारतीय भाई बहनों ने 1947 में जब देश बटा, उस बटने के दुष्परिणाम में 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई आपस में ही, यानी मारकाट करके। उसी के दौरान इसने सत्ता हथियाई प्रधानमंत्री का, ये गद्दार और नेहरू के बराबर पूरे इतिहास में इससे बढ़कर के इस देश का दुश्मन, इस देश का गद्दार नहीं है। तो जब वो सत्ता हथियाई इसका प्रधानमंत्री पद का, तो क्या बोला था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य के साथ सामना, मिलन, साक्षात्कार। उसका तो हो गया, लेकिन देश बट गया। 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन अपनी जान गंवा बैठे। उसी में तो होता है उसका ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। उसी प्रकार जब कोरोना से मर रहे हैं तो एक जो है वो ये जेएनपीसी का नेता कह रहा है कि हमको खुशी हो रही। ये इनकी असलियत है। हमारे देश के लोग इस जेएनपीसी को समझें, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौक के काकस को, और उनको बचाने वाली ये बीजेपी को भी नहीं छोड़ना है। ये हमेशा इसको जिंदा रखेगी वोट के लिए, और हमारे देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को हमेशा इनसे कष्ट जो है वो दिलवाती रहेगी। इनके षड्यंत्र में हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को इनके जो षड्यंत्र रचते हैं ये जेएनपीसी वाले देश के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ, उस षड्यंत्र का शिकार ये बनवाती रहेगी बीजेपी। उनके षड्यंत्र में इनको झूठती रहेगी और वोट लेती रहेगी हमारे इसी भारतीय अवाम से, और वो भी एक झूठे, छलपूर्ण, कपटपूर्ण और बिल्कुल विश्वासघाती और धोखेबाजी राष्ट्रवाद का जो मुखौटा जो पहने हुए। अब वो मुखौटा धीरे धीरे इस देश की जनता पहचानने लगी है, और बहुत जल्दी ही वो राष्ट्रवाद का मुखौटा को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम चीर के रख देगी और बेनकाब कर देगी कि असली चेहरा इनका ही है। तो असली जो काम है आपका मतपेटी पर, इनको मतपेटी पर शून्य करिए, इनको वहीं पर शिकस्त दीजिए। मन में ठानिए, कटिबद्ध हुई है कि इनको मतपेटी पर शून्य करना है, जीरो कर देना है, और इनको धूल चटा देना है। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।